देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये संकेत तो दे दिए कि आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ेगी और इसी के बाद ये कयास लगने भी शुरू हो गए कि क्या 2026 के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और अगर होगा तो क्या उसके बाद सांसदों की संख्या बढ़कर 888 हो जाएगी। कुछ सालों पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी जनसंख्या के अनुपात में संसद की सीटों को बढ़ाए जाने की बात कह चुके हैं। प्रणब दा ने अपने उस भाषण में संसद में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1000 करने की मांग की थी। Increase of the number of seats which should ideally increase to about 1000 Lok Sabha MPs with correspondingly a rise in the number of Rajya Sabha MPs. More than often the arguments are given the logistic problems. बिगड़ जाएगा संतुलन। आखिरी बार 1976 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन हुआ था। उस वक्त प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। नई संसद की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे। इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल दिया है। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन अगर 1976 वाले फॉर्मूले पर जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। परिसीमन के बाद दक्षिण के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेंगी, जबकि हिंदी भाषी 8 राज्यों की सीटें करीब 84% बढ़ जाएंगी, यानी दक्षिण राज्यों के मुकाबले दोगुनी। पिछले चुनाव में इन्हीं 8 राज्यों से बीजेपी को 55% सीटें मिली थीं। किस राज्य को कितनी सीटें? लोकसभा में संख्या बल के संतुलन को परिसीमन के पहले और बाद के लिहाज से अच्छी तरह समझने के लिए आंकड़ों को जरा और विस्तार से समझ लेते हैं। शुरुआत दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत की सीटों की अगर तुलना करें तो मौजूदा समय में आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जिसके परिसीमन के बाद 37 होने के अनुमान है, यानी कि 12 सीटें और 48% सीटों का ज्यादा होना। कर्नाटक में मौजूदा समय में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसके परिसीमन के बाद 45 होने की उम्मीद है, यानी कि 60% सीटें बढ़ेंगी, जो कि संख्या में करीब 17 हो सकती हैं। केरल में मौजूदा समय में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 24 होने की अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि बढ़ी हुई सीटें 4 होंगी, करीब 20% ज्यादा। तमिलनाडु में मौजूदा समय में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 53 होने का अनुमान है, यानी कि 14 सीटें ज्यादा, करीब 36% का इजाफा। तेलंगाना में मौजूदा समय में 17 लोकसभा सीटें हैं, परिसीमन के बाद इनके 25 होने का अनुमान है, यानी 8 सीटें ज्यादा, यानी कि 47% का इजाफा। इस हिसाब से दक्षिण भारत की कुल सीटों की बात करें तो मौजूदा समय में इन 5 राज्यों में 129 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 184 होने का अनुमान है, यानी 55 सीटें ज्यादा, 42.6% का इजाफा। अब जरा एक नजर हिंदी भाषी राज्यों की सीटों पर डालते हैं और देखते हैं कि दक्षिण के मुकाबले उत्तर कितना मुनाफे में है। प्रदेश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 147 होने का अनुमान है, यानी 67 सीटें ज्यादा, 84% का इजाफा। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 50 होने का अनुमान है, यानी 25 सीटें ज्यादा, 100% का इजाफा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनके 53 होने का अनुमान है, यानी कि 24 सीटें ज्यादा, 83% का इजाफा। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 76 होने का अनुमान है, 36 सीटें ज्यादा, 90% का इजाफा। झारखंड के 14 सीटों के परिसीमन के बाद 24 होने का अनुमान है, यानी 10 सीटें ज्यादा, 71% का इजाफा। हरियाणा में मौजूदा समय में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 18 होने का अनुमान है, यानी कि 8 सीटें और 80% का इजाफा। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 18 होने का अनुमान है, यानी कि 60 सीटें ज़्यादा, 64% का इजाफा। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनके परिसीमन के बाद 12 होने का अनुमान है, यानी कि 5 सीटें ज़्यादा, 42% का इजाफा। इस तरह से अगर हिंदी भाषी राज्यों की कुल सीटों की बात करें तो मौजूदा समय में इन 8 राज्यों से 216 सीटें आती हैं, जबकि परिसीमन के बाद इनके 398 होने का अनुमान है, यानी कि 182 सीटें ज़्यादा,
84.2% सीटों का इजाफा। परिसीमन पर पेंच क्यों? 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6% है। यानी कि हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। इसीलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है कि प्रति 10 लाख आबादी वाला फॉर्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी। क्या बीजेपी को होगा फायदा? परिसीमन का विरोध करने वाले मानते हैं कि इससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें होंगी, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 445 होगा। 2019 में बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली थी। इनमें 168 सीटें हिंदी भाषी राज्यों से थीं, यानी कि करीब 55 सीटें। मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2019 का ही प्रदर्शन दोहराती है तो उसे काऊ बेल्ट में ही 309 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 70% सीटें बीजेपी इन 8 राज्यों से हासिल कर लेगी। बीजेपी ने 2019 में गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अगर वही प्रदर्शन बीजेपी परिसीमन के बाद भी दोहराती है तो गुजरात में 44, पश्चिम बंगाल में 28, कर्नाटक में 40 और महाराष्ट्र में 39 सीटें जीत सकती है। इस तरह से बीजेपी इन 12 राज्यों से ही बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी। बहरहाल ये अभी सिर्फ कयास है, क्योंकि परिसीमन से पहले संविधान के अनुच्छेद 84 में बदलाव करना होगा, जो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर नियंत्रण करती है। परिसीमन की इस गणित पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।